तो मैं हूं मनीष दिवासी और आपके अपने चैनल एसी सर फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमने कल तक एक टॉपिक था अपना एंजाइम वाला टॉपिक, वो कल पूर्ण नहीं हुआ था। आज हमें वो इनको पूर्ण करेंगे इस लेक्चर के साथ में, और इस पार्ट को है वो विदाई दे देंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का परिचय। एंजाइम के परिचय में पढ़ा था हमने सुमनर, बुकनर, नार्थोप, स्टैनले, उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया, पहला है वो एंजाइम खोजा गया, वो सारा का सारा परिचय वो कल के वो लेक्चर में पढ़ा था, और वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। उसके बाद पढ़ा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना का मतलब होता है कि एंजाइम है वो किन से मिलकर बना होता है। तो हमने पढ़ा था कि उसमें एक तो एंजाइम में आता था होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस है वो कोफैक्टर। ठीक है, एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग होता था और कोफैक्टर है वो नॉन प्रोटीन वाला भाग होता था। ये पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में। फिर पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वर्गीकरण पढ़ा था। एंजाइम के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम वो होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, और एक्सो एंजाइम वो होते हैं जो कोशिका के बाहर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम का मतलब होता है कि एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम के गुणधर्म, एंजाइम के गुणधर्म क्या था, हमने पढ़ा था कि प्रकृति है वो कैसी होती है, प्रोटीन युक्त होती है। उसके बाद उनकी कोलोइडी प्रकृति होती है, उनका आकार है वो वर्त होता है। उसके साथ साथ है वो कई गुणों का है वो हमने वहाँ है वो व्याख्या की थी। उसके बाद है वो नोमेनकल्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नामकरण। एंजाइम का नामकरण में हमने कल पढ़ा था जैसे लाइजेज, लाइगेजेज, आइसोमरेज, ट्रांसफरेज, सभी के पीछे क्या आ रहा था, एज आ रहा था। मतलब नामकरण में हमने पढ़ा कि उनके पीछे वो एंजाइम के क्या लगता है, एज लगता है। फिर पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम को कौन कौन से कारक थे वो प्रभावित कर रहे थे, आपने पढ़ा था पीएच जो है वो 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होने पर है वो उनकी क्रिया है वो प्रभावित होती है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक तो हमने किए थे कल कंप्लीट। अब आज का अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। आज अपनी हेडिंग लगा दीजिए मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, या जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है एंजाइम की क्रिया विधि। एंजाइम की क्रिया विधि। देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं एंजाइम की क्रिया विधि। अब देखो सुनो, जैसे कोई भी एंजाइम है, एंजाइम की कार्यप्रणाली, एंजाइम की कार्यप्रणाली, एंजाइम की कार्यप्रणाली किस पे निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है क्रियाधार पे। किस पे निर्भर करती है, क्रियाधार पर निर्भर करती है। क्रियाधार पर क्या करती है, निर्भर करती है, क्रियाधार पर निर्भर करती। यानी जैसा क्रियाधार होगा उसी के अकॉर्डिंग है वो उस एंजाइम का कार्य होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई आप प्रोटीन खा रहे हो, क्या ले रहे हो, प्रोटीन। हमारे शरीर में आपने या आपने शरीर में जैसे प्रोटीन ले रहे हो, तो आप जानते हो कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कौन सा एंजाइम करेगा, प्रोटीएज। कौन सा करेगा, प्रोटीएज। और प्रोटीन को प्रोटीएज किस में कन्वर्ट कर देता है, एक तो कर देता है पेप्टाइड में, और एक कर देता है अमीनो अम्ल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड और अमीनो अम्ल। अब समझिए कि प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम है, यानी प्रोटीएज एंजाइम के लिए कौन काम कर रहा है, प्रोटीन के लिए कौन काम कर रहा है, प्रोटीएज एंजाइम। ठीक, वैसे कि वैसे दूसरा माना कि क्रियाधार आ गया वसा। वसा के लिए कौन आ रहा है, लाइपेज। और लाइपेज वसा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल प्लस है वो वसा अम्ल या फैटी एसिड वसा अम्ल में। अब एक और मान लो मैं क्रियाधार ले लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हैं इनके लिए कौन सा आएगा, एमाइलेज। कौन सा है वो
एंजाइम आता है एमाइलेज। और कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाती है? शर्करा में, शर्करा में, स्टार्च या शुगर में है वो चेंज हो जाती है। इनका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम की जो भी कार्यप्रणाली है वो किस पे डिपेंड करती है? क्रियाधार पे। यानी अगर प्रोटीन वाला है, क्रियाधार मतलब प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो भी आप अपने शरीर में ले रहे हो, खाने भोजन के रूप में जो भी ले रहे हो, फूड ले रहे हो, वो क्या है? क्रियाधार। और उस फूड को डाइजेशन करने का काम करता है या डाइजेशन करने का काम करता है वो होता है एंजाइम। यानी जैसा फूड लोगे उसके ऊपर है वो जैसा एंजाइम काम करेगा। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, वसा के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज काम करता है। ये होती है एंजाइम की कार्य प्रणाली। इसमें हमने पढ़ा मोड ऑफ एंजाइम एक्शन या एंजाइम की कार्य प्रणाली। अपने वो लिख दिया होगा आपने, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें आपने पढ़ा मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें आपने पढ़ा कि जो एंजाइम की कार्यप्रणाली किस पर निर्भर करती है? क्रियाधार पे। किस पे निर्भर करती है? क्रियाधार पे। तो अब अपने इस एंजाइम की क्रियाविधि को या मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को, इनको एंजाइम की कार्यप्रणाली इस पे निर्भर करती है। तो अब इसमें हम सीखेंगे 2 पॉइंट। अब एंजाइम की कार्यप्रणाली स्टार्ट होती है, अभिक्रिया स्टार्ट होती है, तो इसमें 2 बातें आती है निकल करके। इसमें 2 पॉइंट आउट होते हैं। इसमें सबसे पहले तो पॉइंट आउट होता है, उसका नाम है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। और दूसरा पॉइंट आता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी। पहला पॉइंट है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, और दूसरा पॉइंट आ रहा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। देखिए एंजाइम कैसे कार्य करता है, सुनिए कि एंजाइम है, उनका कार्य जैसे कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें पहले एंजाइम के साथ क्रियाधार जुड़ेगा और एक संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। ठीक है, और उसमें अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए उसमें वो जो सक्रियण ऊर्जा होती है, क्योंकि एक एंजाइम की विशेषता है, एंजाइम हमेशा सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम करता है। इसलिए जैसे ही एंजाइम के पास कोई क्रियाधार आएगा तो उस सक्रियण ऊर्जा में क्या करेगा? कमी। इसलिए हम उनको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा में कमी करना या सक्रियण ऊर्जा में कमी। देखिए अब मैं हेडिंग लगा देता हूं, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। देखिए इसमें सबसे पहले आपने जैसे मान लो कोई प्रोटीन खाइए, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीन वाला एंजाइम यानी प्रोटीएज आएगा, तो क्या आ रहा है? एंजाइम आया। ठीक है, इनके साथ जुड़ेगा क्रियाधार, एंजाइम क्रियाधार। एंजाइम और क्रियाधार दोनों जुड़ करके मिलाएंगे क्या? मिलकर के एंजाइम क्रियाधार संकुल का क्या हुआ? निर्माण। ये कैसा होता है? अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। इसमें से एंजाइम तो निकल जाता है बाहर, इसमें से एंजाइम क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। एंजाइम निकल जाएगा बाहर, और जो क्रियाधार संकुल था उससे क्या बन जाता है? उत्पाद। जैसे आप इनको एक शॉर्टकट तरीके से समझना है तो समझिए कि जैसे एंजाइम के उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ प्रोटीएज। प्रोटीएज के साथ कौन मिली? प्रोटीन। ठीक है, तो इनका क्या बना? संकुल बना। प्रोटीएज के साथ में कौन मिली? मतलब प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। या भले आप ऐसे लिख सकते हो इनको, प्रोटीन तीर का निशान ऊपर लिख दो प्रोटीएज, और प्रोटीन को प्रोटीएज ने किस में चेंज कर दिया? पेप्टाइड में।
पेप्टाइड प्लस है वो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। अब ये जो पेप्टाइड और अमीनो अम्ल हैं वो तो बन गए आपके उत्पाद, और जो ये एंजाइम है वो वापस प्रोटीएज है, वो दूसरी प्रोटीन का पाचन करने में है क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इनका एक मैं चित्र बना लेता हूं। जैसे ये कोई एंजाइम है, ये कोई क्या है, एंजाइम है, और ये माना कि एंजाइम है, और इनका मैं बना देता हूँ, ये बना देता हूँ मैं क्रियाधार। ठीक है, अब इनको मैं आगे जोड़ देता हूँ, इनको क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। देखिए इनको आप ऐसे जोड़ दो, ये आ गया आपके, ये है एंजाइम, ये है क्रियाधार, ये एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया। ठीक है, और लास्ट में क्या बन जाएगा, एंजाइम है वो, एंजाइम है वो क्या हो जाता है अलग, और प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट, ऐसे प्रोडक्ट क्या हो जाता है अलग। ये है प्रोडक्ट, ये है एंजाइम का ई, ये है एंजाइम का ई, क्रियाधार को अंग्रेजी में बोलते हैं सबस्ट्रेट का एस, और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सी, ई एस सी, और ये है सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार एस, और ये है एंजाइम का ई। चलो ये एक बार लिख दो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखिए, एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम क्रियाधार, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, संकुल का निर्माण। आपने पढ़ा कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कैसे होता है। इसमें आपने पढ़ा कि एंजाइम के साथ है वो अगर क्रियाधार मिलता है तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है, और उस एंजाइम क्रियाधार संकुल में से उसमें से प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। वही जो एंजाइम अलग हुआ है वो वापस उनके कार्य में है वो संयोग करता है। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कैसे होता है, इनके संदर्भ में दो वैज्ञानिक आए। कितने वैज्ञानिक आए, दो वैज्ञानिक। उन दो वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, उसमें से पहला और दूसरा। पहला मत है उनका नाम है तालासाबी सिद्धांत, तालासाबी सिद्धांत, तालासाबी सिद्धांत। और दूसरा मत है उनका नाम है प्रेरित आसंजन, आसंजन सिद्धांत, तालासाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे तालासाबी सिद्धांत के ऊपर। कौन से सिद्धांत के ऊपर स्टडी करेंगे, तालासाबी सिद्धांत के ऊपर। फर्स्ट आप हेडिंग लगा दो मेरे साथ साथ, तालासाबी सिद्धांत, तालासाबी सिद्धांत। देखिए, क्योंकि एक कोई भी ताला होता है वो ताला उसी चाबी से खोला जाता है जिस उस ताले की चाबी हो, यानी 22 नंबर का ताला है तो 22 नंबर की चाबी से खोला जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक एमिल फिशर ने, वैज्ञानिक एमिल फिशर ने ये मत है वो या सिद्धांत है वो कब दिया था, 1984 में। 1984 में इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसी एक ताला से एक ताला को एक ही चाबी से खोला जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई एक एंजाइम केवल एक ही कार्य को है वो संपादित या संपन्न करता है। तो इसमें क्या होगा कि विशेष एंजाइम विशेष क्रियाधार के ऊपर कार्य करता है। जैसे ठीक वैसे कि भाई एक ताला है वो उसी चाबी से खोला जाएगा। एक जैसे कोई ताला है, ये ताला एक या जो भी चाबियाँ कितनी भी हो सकती है एक ताले की, लेकिन उसी चाबी से खोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें विशेष एंजाइम विशेष क्रियाधार पर काम करता
है, विशेष क्रियाधार पर काम करता है, विशेष क्रियाधार पर कार्य करता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? एमिल फिशर ने 1984 में क्या कहा था कि एक ताला एक उसी चाबी से खोला जाता है, उसी प्रकार से विशेष एंजाइम है वो विशेष क्रियाधार पर कार्य करता है। ठीक है ना, जैसे प्रोटीन के लिए वो प्रोटीएज एंजाइम काम करता है, न कि लाइपेज एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम। ठीक है ना, तो यानी अदला बदली नहीं होती। जिस प्रकार से चाबियों की अदला बदली है वो दूसरे ताले से नहीं खोले जाते, वैसा का वैसा इसमें भी होता है ताला चाबी सिद्धांत के अंदर। ठीक है ना, ऐसे इनका चित्र बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, ऐसे नॉर्मली कोई भी चित्र बना लो। ये जैसे मान लो ताला कर दिया, ये इनकी आपने चाबी बना दी। ठीक है, ये है वो ताले की क्या है? चाबी। फिर इनको ऐसे जोड़ दो, आप इनको जोड़ दो ऐसे, ये और ये चाबी लगा दो इसके अंदर और ये पीछे वाली नॉक। ठीक है, और फिर तीसरा है वो चित्र में ऐसे बना दो कि ये जो ताला का जो है ये खोल दो ऐसे। ठीक है, और ये चाबी कर दो अलग। ठीक है, ये बना दो आप चित्र। ठीक है, ये है ताला चाबी। अपना दूसरा सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत वैज्ञानिक कोशलैंड ने दिया। किसने दिया? कोशलैंड ने। वैज्ञानिक कोशलैंड ने ये सिद्धांत है वो 1966 में दिया था, 1966 में वो दिया था, 1966 या 1966 में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं कि इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि इसमें जो भी एंजाइम होते हैं, जैसे मानो कि ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम की जो सतह है ना, ये सतह, ये कहलाता है सक्रिय स्थल। ये क्या कहलाता है? सक्रिय स्थल। तो इसमें जो ताला चाबी सिद्धांत है, इस ताला चाबी सिद्धांत में जो एंजाइम था, उस एंजाइम का जो ये सक्रिय स्थल थी, सक्रिय स्थल मतलब जहाँ क्रियाधार जुड़ता है उस स्थान को क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। ठीक है ना, नोट में आप लिख देना भले ही, एंजाइम की वह सतह जहाँ पर क्रियाधार आकर जुड़ता है उस भाग को क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल या एक्टिवेशन साइट। ठीक है, तो कोशलैंड ने 1966 में दिया और उन्होंने कहा था कि इनका जो सक्रिय स्थल है वो है वो क्या होता है? थोड़ा ढीला होता है। क्या होता है? ढीला, मतलब दृढ़ नहीं होता या कमज़ोर होता है। कैसा होता है? कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर होने का मतलब है कि जैसे इनके पास कोई क्रियाधार आया, कोई भी क्रियाधार इनके पास आता है तो इनकी जो सतह है उस क्रियाधार के अनुसार हो जाती है। आई बात समझ में? कहने का मतलब जैसे मैं इनमें एंजाइम बनाता हूँ, जैसे ये साइड ऐसे बन गई यहाँ से और ये बन गई यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये कोई एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम है। और अपने पास में जो क्रियाधार है, क्रियाधार अपने पास में है ऐसा सीधा सीधा। अब बताओ, इसमें तो ये तो फिट हो नहीं सकता, इसमें ये थोड़ा ही फिट होगा, नहीं होगा। लेकिन इनकी जो ये सतह है ये कैसी होती है? ढीली या कमज़ोर। या सक्रिय स्थल कैसा होता है? ढीला या कमज़ोर। तो जैसे ही यह सक्रिय स्थल पर आएगा तो इस क्रियाधार के अनुसार ये अपना एंजाइम आकार ले लेगा, और आकार लेना मतलब उससे अनुपूरक हो जाता है या प्रेरित होकर के उनके जैसा आकार हो जाता है। इसलिए इनका नाम क्या दे दिया? प्रेरित आसंजन। आसंजन का मतलब होता है अलग अलग, जैसे ये क्रियाधार अलग हैं और एंजाइम अलग है, तो क्रियाधार और एंजाइम दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग अणुओं के बीच में आता है आसंजन और एक समान अणुओं के बीच में आता है ससंजन। तो ये है वो क्या हो जाता है? इनका है वो आकार है वो कैसे हो जाता है? जैसे इसमें ये वो माना क्या हो गया? फिट हो गया। चलो इनका शेप में थोड़ा है वो कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसमें एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ESC, और लास्ट में वापस ये हो गया, ये क्या है? एंजाइम है। और इनको थोड़ा भले यहाँ से इधर कर लो, और ये आपके क्या बन गया? नेक्स्ट
कोई भी प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट, और ये क्या है, एंजाइम, ठीक है ना। तो ये था अपना प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ये था अपना प्रेरित आसंजन सिद्धांत। देखिए तालासाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ये दिया था एमिल फिशर ने 1984 में, और ये दिया था 1966 में, ये दिया था कोसलेन। इनका स्थान दृढ़ नहीं होता, इनका स्थान है वो दृढ़ होता है, और इनका स्थान है वो सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होता, कैसा होता है, ढीला होता है। यानी इसमें वो जैसे ही क्रियाधार आएगा तो उसमें वो फिट हो जाएगा, और इसमें क्रियाधार आता है लेकिन उनका पहले शेप चेंज होता है। जैसे ही क्रियाधार सक्रिय स्थल पर पहुंचा तो उनके अनुसार है वो उनका शेप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपना लास्ट वाला पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया था मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में, सक्रियण ऊर्जा में कमी करना थी। उसमें पहला हमने पॉइंट पे डिस्कस किया एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण या फॉर्मेशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उस पर डिस्कस किया। और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी करना, ठीक है। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा में कमी करना, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुनिए, अगर कोई भी अभिक्रिया करवानी है, कोई भी अभिक्रिया क्या करनी है, करवानी है, तो उसमें क्या करनी पड़ेगी, हमें देनी क्या पड़ेगी, ऊर्जा। क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। यानी बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे आप और हम भी बैठे हैं तो कुछ न कुछ खा के बैठे हैं, या मैं खा के कुछ बढ़ा रहा हूँ, यानी उसमें क्या किनकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ठीक, अभिक्रिया को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे पॉइंट देखिए, लेकिन इसमें एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक विशेषता है, ये क्या कर लेता है कि जैसे इनके पास क्या आता है, क्रियाधार, जैसे ही क्रियाधार दौड़ा है वो किनके पास आया, एंजाइम के पास, तो ये क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा में क्या कर देता है, कमी। सक्रियण ऊर्जा में क्या कर देता है, कमी। जैसे कोई क्रियाधार बिना एंजाइम के 3000 कैलोरी पे काम कर रहा था, कितनी कैलोरी पे काम कर रहा था, 3000 बिना एंजाइम के, और वही क्रियाधार किनके पास जाएगा, एंजाइम के पास, तो उनकी कैलोरी 3000 से घट करके कितनी हो गई, 1500। मैं एक सिंपली बता रहा हूँ, केवल नॉर्मली, ठीक है ना। 3000 से कितनी हो गई, 1500। यानी इस ऊर्जा में क्या हो गई, कमी, और वही कमी क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब आप कहोगे सर सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया को सक्रिय करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। अब इनका एक ग्राफ आता है, चलिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ। ग्राफ में क्या बनाना है कि या तो ऊर्जा लिख देता हूँ मैं विभव में, पोटेंशियल जिसको बोलते हो विभव, और यहाँ लिख देता हूँ क्रियाधार की दर, क्रियाधार की दर, ठीक है। जैसे कोई क्रियाधार है बिना एंजाइम के, इसमें ये वो सक्रियण ऊर्जा कितनी थी, इतनी। ये क्या है, एंजाइम रहित, एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब उसमें क्या डाला हमने, एंजाइम, यहाँ पर है मानो क्रियाधार, यहाँ पे क्या है, क्रियाधार है। अब उसमें क्या डाला, एंजाइम, तो अब उनका मान है वो घटकर सीधा क्या हो गया, कम। अब देखिए ये है, ये क्या है, एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा, मतलब कि एंजाइम की जो भी अभिक्रिया संपन्न करते हैं तो इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाता है, कम या कमी आ जाती है, और उसे ही हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा में कमी करना। ठीक है, इसी के साथ आज का अपना ये लेसन एंजाइम वाला पूरा हुआ। ठीक है, बने रहिए अपने हमारे साथ में, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना आप। आगे वाला टॉपिक आएगा पादप जल संबंध, जो जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो उनका तब तक इंतज़ार करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।